बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए अध्याय 2 जो कि पूर्ण संख्याएं हैं, इसकी प्रश्नावली 2.1 करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 में दिया गया है 1999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिएगा। बच्चों, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। अगर हम आपसे कहें कि इन वस्तुओं को आप गिनिएगा तो आप क्या करेंगे? जब आप वस्तुओं को गिनना शुरू करेंगे तो आप इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से सभी वस्तुओं को गिनते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आप गिनती करेंगे। गिनती करने वाली संख्या जिनको कि गणन संख्या कहते हैं, इनको आप प्रयोग में लाएंगे और इनकी सहायता से आप बता पाएंगे कि कुल कितनी वस्तुएं हैं। तो बच्चों, इन गणन संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राकृत संख्याएं होंगी ये 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से आगे की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे। तो बच्चों, गणन या इनको हम कहते हैं गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों, जैसे हम अगर 4 को देखें और इस 4 से अगली जो संख्या है वो 5 है, 5 से अगली संख्या 6 है और 6 से अगली संख्या 7 होगी। तो यहाँ पर हम 4 के लिए 4 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याओं को हम कह सकते हैं कि 5 6 और 7 होंगी। अब हमें ये 5 6 और 7 कैसे मिल सकता है? हमारे को दी गई जो संख्या है ये 4 है। 4 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये संख्या 5 आ जाती है। तो हमें 4 से अगली संख्या मिल जाती है 5 और 5 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें 6 मिल जाती है, उससे अगली संख्या मिल जाती है। उससे अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें 6 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 7 आ जाता है। तो बच्चों, 5 6 7 4 के लिए अगली 3 प्राकृत संख्याएं होंगी जो कि हमने एक एक जोड़ के अगली प्राकृत संख्याओं में एक एक जोड़ के इनको प्राप्त किया है। इसी तरह से इस प्रश्न का हम उत्तर प्राप्त करेंगे। तो पहले हम 1999 में अगर 1 जोड़ दें तो हमें ये जोड़ने से ये संख्या प्राप्त हो जाती है 11,000, क्योंकि हमने 1 और 9 को जोड़ा तो 10 हो गया। 10 के लिए 0 लिखा हमने और 1 हम 9 में जोड़ेंगे, 9 और 1 फिर से 10 हो जाता है, 0 लिख लिया। 1 को हम अगले अंक 9 में जोड़ेंगे, 9 और 10 फिर से 0 हो गया और 1 को हम 0 के साथ जोड़ेंगे, 1 और 0 1 हो जाता है और यहाँ पर अगला अंक 1 और इसके लिए 1 को इसी तरह से हम लिखेंगे। तो ये संख्या हमें 11,000 मिल जाती है। अब हम 11,000 में 1 और जोड़ेंगे तो ये हमें 11,001 मिल जाता है। 11,001 में 1 और जोड़ने से हमें 11,002 मिल जाता है। तो हमें 3 संख्याएं प्राप्त होती हैं जो कि प्राकृत संख्या हैं। प्रश्न में पूछा गया था 1999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 1999 में हमने 1 जोड़ा तो हमें 11,000 मिल गया। फिर 11,000 में 1 हमने जोड़ा तो 11,001 मिल गया और 11,001 में फिर से हमने 1 जोड़ा तो 11,002 मिल गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं 11,000, 11,001 और 11,002 होंगी। अब बच्चों, प्रश्न 2 में पूछा गया है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब बच्चों, जैसे हमने प्रश्न 1 किया था उसमें हमने 3 प्राकृत संख्याएं लिखी थी जो कि हमें 1 जोड़ने के बाद मिली थी। यहाँ पर पूछा गया है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। तो जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, पहले प्राकृत संख्याओं को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से ये संख्याएं होंगी। अब हम अगर 5 को यहाँ पर देखें तो 5 से पहले आने वाली जो संख्याएं हैं
ठीक पहले की वो 4, 3, 2 है। 3 पूर्ण संख्याओं की बात करें, पूर्ण संख्याओं के लिए प्राकृत संख्याओं में 0 को हम और जोड़ देते हैं, यानी 1 से जो पहले की संख्या होगी हमें 1 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो ये हमें 0 मिल जाता है। 1 से पहले आने वाली जो संख्या होगी वो 0 होगी और इस 0 को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 के बाद जितनी भी प्राकृत संख्या हैं इनको अगर हम लिख दें तो ये हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह मिल जाता है। तो पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरह से आने वाली सभी संख्याएं। अब हम बात कर रहे थे 5 की, तो 5 में अगर हम 1 घटा दें तो हमें 4 मिल जाता है। तो इस तरह से ये हमें पूर्ववर्ती संख्या 4 मिल जाती है। इसमें भी अगर हम 1 घटा दें तो हमें 3 मिल जाता है। इससे ठीक पहले की संख्या मिल जाती है 4 से पहले की, और अगर 3 में हम 1 घटा दें तो हमें 2 मिल जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हमें दी गई संख्या से यानी 5 से 1 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 से 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो 5 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं 4, 3 और 2 होंगी। इसी तरह से हम इस प्रश्न को करेंगे। 10,001 संख्या हमें दी गई है, तो 10,001 में से हम पहले 1 घटाएंगे। 1 घटाने से हमें ये उत्तर मिल जाता है 10,000। अब हम 10,000 से 1 फिर से घटाएंगे तो ये संख्या बन जाती है 9,999। 9,999 से 1 और घटाएंगे तो ये संख्या हमें 9,998 मिल जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं 10,000, 9,999 और 9,998 होंगी। बच्चों, प्रश्न पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बच्चों अभी मैंने प्रश्न 2 में आपको समझाया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से आगे लिखी गिनती करने वाली संख्याओं को हमने लिख लेना है। अब इन प्राकृत संख्याओं में अगर हम 1 से पहले 0 और लगा दें तो इनका जो संग्रह है मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से आगे की संख्याएं, इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों इसमें जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे बाएं हाथ के अंक को यानी जो कि 0 है, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। बच्चों अब प्रश्न 4 में पूछा गया है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब आप ये तो समझ गए होगी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब 32 और 53 इसके बीच में पूर्ण संख्या, तो बच्चों इसके लिए छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं। 5 और 7 के बीच में कितने पूर्ण संख्याएं होंगी? अब देखो बच्चों 5 के साथ पूर्ण संख्या होती है 6, तो 5 और 7 के बीच में एक पूर्ण संख्या है। तो इसका उत्तर हमें इस तरीके से मिल सकता है कि अगर हमें समझ लीजिएगा कि 2 अंक दिए गए 5 और 7, इसके बीच की पूर्ण संख्या निकालनी है, तो हमें उत्तर तो पता है कि 1 होगी। इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि 7 में से 5 घटाएं तो ये हमें मिल जाता है संख्या 2, और 2 में से 1 और घटा दें तो ये हमें 1 मिल जाता है। ये हमारा उत्तर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम घटा दें और उसमें से 1 और घटा दें तो हमें कितनी पूर्ण संख्या है इसका उत्तर मिल जाता है। तो इस प्रश्न को इस तरह से करेंगे कि 53 यहाँ पर बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है, इसको हम घटाएंगे और 1 और घटा देंगे तो ये हमें उत्तर मिल जाता है 20। 53 घटा 32 घटा 1 बराबर 20। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 32 और
53 के बीच में कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। तो बच्चों अब इस प्रश्नावली 2.1 का अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न 5, इसमें पूछा गया है निम्न के परवर्ती लिखिए। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि परवर्ती क्या होता है। तो यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होते हैं, क्योंकि जो आपका प्रश्न 6 है उसमें पूछा गया है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो प्रश्न 5 में पूछा गया है परवर्ती और प्रश्न 6 में पूछा गया है बच्चों पूर्ववर्ती। तो हमें परवर्ती और पूर्ववर्ती को समझ लेना यहाँ पर जरूरी है। तो बच्चों एक यहाँ पर उदाहरण लेते हैं प्राकृत संख्याओं का, लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का उदाहरण ले लेते हैं 23, 24, 25। तो ये 23, 24, 25 लगातार आने वाली संख्या है। हम कह सकते हैं कि 23 के बाद 24 आएगा और 24 के बाद 25 आएगा, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 25 से पहले ठीक पहले 24 आएगा, 24 से ठीक पहले 23 आएगा। अब अगर हम यहाँ पर 24 को देखें तो 24 से ठीक पहले की संख्या 23 है और 24 के ठीक बाद आने वाली संख्या 25 है। तो बच्चों ये जो 23 है इसको हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे 24 के लिए। तो 23 जो होगी वो पूर्ववर्ती संख्या होगी 24 के लिए। तो 24 का पूर्ववर्ती 23 होगा और 25 24 के लिए परवर्ती संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि 24 के लिए 25 परवर्ती होगा। इसी तरह से हमने प्रश्न 5 और प्रश्न 6 को उत्तर देना है। तो प्रश्न 5 के भाग ए में पूछा गया है परवर्ती और इसके लिए संख्या दी गई है 2,44,701। बच्चों यहाँ पर देखो 24 के लिए अगर 24 में हम 1 घटा देते हैं तो हमें 24 की पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है और 24 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें परवर्ती संख्या 25 मिल जाती है। तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 1 घटाना पड़ता है और परवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ता है। तो 2,44,701 का परवर्ती प्राप्त करने के लिए हमें इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा और 1 जोड़ने से ये संख्या हमें मिल जाती है 2,44,702। प्रश्न के बी भाग में पूछा गया है 1,01,99 का परवर्ती। तो 1,01,99 का परवर्ती प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ेंगे इस संख्या में। 1 जोड़ने से ये संख्या हमें मिल जाती है 1,02,000। अब बच्चों प्रश्न के तीसरे भाग में पूछा गया है 10,99,999 का परवर्ती। तो इस संख्या में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 10,99,999 में 1 जोड़ने से ये संख्या हमें मिल जाती है 11 लाख। प्रश्न के अंतिम भाग में नंबर दिया गया है 23,45,670। तो इस संख्या में 1 जोड़ने से हमें इसका परवर्ती मिलेगा। तो ये संख्या हमें 23,45,671 मिल जाती है। तो 23,45,670 की परवर्ती संख्या 23,45,671 होगी। प्रश्न 6 में पूछा गया है पूर्ववर्ती संख्या। भाग ए में संख्या दी गई है 94। तो बच्चों पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या को 1 से घटाना होगा। 94 को 1 से घटाएंगे तो ये संख्या 93 आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 94 की पूर्ववर्ती संख्या 93 होगी। इसी तरह से हम भाग बी को करेंगे। भाग बी में संख्या 10,000 दी गई है और बच्चों 10,000 में से 1 अगर हम घटा देते हैं तो हमें 9,999 मिल जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि 10,000 के लिए पूर्ववर्ती संख्या 9,999 होगी। भाग सी में संख्या दी गई है 2,08,090। तो 2,08,090 संख्या को हम 1 से घटाएंगे तो हमें संख्या मिल जाती है 2,08,089। तो 2,08,090 संख्या के लिए इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या 2,08,089 होगी। प्रश्न के अंतिम भाग में पूछा गया है 76,54,321 का पूर्ववर्ती संख्या। तो 76,54,321 में से 1 घटाने से ये संख्या
मिल जाती है 76,54,320। तो 76,54,321 का पूर्ववर्ती 76,54,320 होगा। अब बच्चों प्रश्नावली का अगला प्रश्न 7 करते हैं। प्रश्न 7 में पूछा गया है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़ा छोटा के प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो बच्चों प्रथम भाग में संख्याएं दी गई हैं 530 और 503। अब हम पहले ये इन संख्याओं से जानेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है। तो 530 503 इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या 503 होगी। तो बच्चों यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि छोटी संख्या या बड़ी संख्या हम कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दी गई संख्याओं में बड़ी अंकों वाली संख्या कौन सी है, क्योंकि 530 और 503 दोनों संख्याओं में 3-3 अंक हैं। अब हम इसकी पहचान करने के लिए बाईं ओर के अंकों की तुलना करेंगे। तो पहली संख्या में सबसे बाईं ओर का अंक 5 है और दूसरी संख्या में बाईं ओर का अंक भी 5 है। अब हम इससे अगला यानी कि इसके ठीक बाद आने वाला अंक की तुलना करेंगे। पहली संख्या में ये अंक 3 है और दूसरी संख्या में ये अंक 0 है। क्योंकि बच्चों 3 बड़ा होता है 0 से, तो हम कहेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से यहाँ पर बड़ी है। तो 530 बड़ा हुआ 503 से, तो हम यहाँ पर कहेंगे 503 संख्या 530 से छोटी है। तो संख्या रेखा पर अगर बच्चों हम 530 और 503 की स्थिति दर्शाएं तो 530 का जो संख्या होगी, क्योंकि ये 503 के बाद आती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित होगी। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर दोनों दी गई संख्याओं की तुलना करें तो जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी संख्या से बाईं ओर स्थित होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 503 संख्या रेखा पर संख्या 530 के बाईं ओर स्थित होगी। अब हम अगले भाग बी को करेंगे। भाग बी में संख्याएं दी गई हैं 370 और 307। बच्चों अगर हम इन दोनों संख्याओं के बाईं अंक को देखें तो बाईं अंक बराबर हैं, जो कि 3-3 है। अब दोनों संख्याओं के अगले ठीक आगे का अंक देखें तो पहली संख्या में ये 7 है, दूसरी संख्या में ये 0 है। क्योंकि बच्चों 7 बड़ा होता है 0 से, तो हम कहेंगे कि पहली संख्या 370 बड़ी होगी दूसरी संख्या 307 से। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 307 संख्या 370 से छोटी है, तो संख्या 307 संख्या रेखा पर संख्या 370 के बाईं ओर स्थित होगी। इसको हम संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। अतः संख्या 307 संख्या रेखा पर संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। प्रश्न के तीसरे भाग सी में संख्याएं दी गई हैं 98,765, 56,789। बच्चों यहाँ पर हम दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में कुल अंक बराबर हैं, दोनों संख्याओं में 5-5 अंक हैं। 98,765 में सबसे बाईं अंक 9 है और 56,789 में सबसे बाईं ओर का अंक 5 है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि 9 बड़ा होता है 5 से, तो संख्या 98,765 बड़ी होगी संख्या 56,789 से। इन दोनों संख्याओं की स्थिति हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, क्योंकि 56,789 ये संख्या छोटी है 98,765 के, तो 56,789 संख्या 98,765 संख्या के बाईं ओर स्थित होगी। अब बच्चों इस प्रश्न का अंतिम भाग, इसमें संख्याएं दी गई हैं 98,30,415 और दूसरी संख्या 1,23,001। अब बच्चों अगर पहली संख्या में देखें तो कुल अंक
इस संख्या के 7 अंक हैं और दूसरी संख्या में कुल अंक 8 अंक है। क्योंकि बच्चों 7 छोटा होता है 8 से, तो हम कहेंगे पहली संख्या 98,30,415 ये संख्या छोटी होगी दूसरी संख्या 1,23,001 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 98,30,415 छोटी संख्या होने के कारण दूसरी संख्या से ये संख्या दूसरी संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित होगी। संख्या रेखा पर इसको हम दर्शा सकते हैं। अतः 98,30,415 दूसरी संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 8 को करते हैं। बच्चों प्रश्न 8 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन से कथन सत्य या कौन से असत्य हैं। भाग ए में कथन दिया गया है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो बच्चों प्राकृत संख्या को लिख लेते हैं। प्राकृत संख्या होती हैं गिनती की जा सकने वाली संख्याएं जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से आने वाली सभी संख्याएं। तो यहाँ पर इन प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य को गिनती की जा सकने वाली संख्या यानी प्राकृत संख्या नहीं कहते। तो ये कथन शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये कथन असत्य होगा। भाग बी 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। बच्चों हमें पता है कि पूर्ववर्ती संख्या हम कैसे निकालते हैं। 399 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए बच्चों हमें 399 को घटाना होगा संख्या 1 से, और ये घटाने से 398 हमें नई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 399 का पूर्ववर्ती संख्या 398 होगी। बच्चों लेकिन यहाँ पर दिया गया है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो ये तो हमने सिद्ध भी कर दिया कि ये कथन गलत है, तो ये असत्य होगा। भाग सी में बच्चों दिया गया है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और 0 के बाद जितनी भी प्राकृत संख्याएं उनको लिख लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से आने वाली सभी संख्याएं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, तो ये जो कथन है ये सत्य है। भाग बी 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो बच्चों ये तो हमें पता है, ये हमने पिछले प्रश्नों में भी सीखा है कि परवर्ती संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं। दी गई संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो परवर्ती संख्या हमें मिल जाती है उस संख्या की। तो बच्चों 599 में अगर हम 1 जोड़ लेंगे तो हमें ये 600 नई संख्या मिल जाती है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे 599 की परवर्ती संख्या 600 होगी। और बच्चों यही यहाँ पर कहा गया है 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ये कथन सत्य है। भाग ई सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बच्चों सभी प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं गिनती की जा सकने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से आने वाली सभी संख्याएं। और बच्चों पूर्ण संख्याएं जो होती हैं अगर शून्य में हम इन सभी प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर लें तो हमें पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं और शून्य मिला के पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये बात सत्य है, ये कथन सत्य है। भाग एफ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। बच्चों क्योंकि पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से आने वाली सभी संख्याएं, इसमें शून्य नहीं होता, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या होती है। तो शून्य और प्राकृत संख्याएं मिला के पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये कथन असत्य है। भाग जी 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। बच्चों इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। 2 अंकों की पूर्ण संख्या, ये हम मान लेते हैं 10, और इसका पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए
इसको हमने 1 से घटाना होगा, तो ये हमें 9 मिल जाता है और 9 संख्या एक अंक की संख्या है। तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या उदाहरण के तौर पर हमने 10 लिया और 10 का पूर्ववर्ती एक अंकों की संख्या 9 होगी। तो ये जो कथन कहा गया है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, ये कथन तो गलत हुआ, तो ये कथन असत्य होगा। भाग एच, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बच्चों पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से आने वाली सभी संख्याएं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये गलत है क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये कथन भाग एच का कथन असत्य होगा। अब प्रश्न के अगले भाग पर आते हैं। भाग आई, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो बच्चों 1 का पूर्ववर्ती हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए हमें 1 को 1 से घटाना होगा, तो ये संख्या आ जाती है 0 और 0 हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। तो बच्चों प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती संख्या 0 है और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती, तो प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये कथन सत्य है। भाग जे, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बच्चों 1 का पूर्ववर्ती 1 घटा 1 बराबर 0, तो 1 का पूर्ववर्ती क्योंकि 0 है और 0 पूर्ण संख्या में आती है, तो पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होगा। और लेकिन यहाँ पर कथन दिया गया है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, ये कथन असत्य है। भाग के, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो बच्चों यहाँ पर हम 11, 12 और 13 इन तीनों पूर्ण संख्याओं को क्रमानुसार लिख लेते हैं। 11 के ठीक बाद आता है 12 और 12 के ठीक बाद आता है 13। तो अगर हम 12 की स्थिति देखें तो बच्चों यहाँ पर 12 की स्थिति 11 और 13 के बीच में है, लेकिन यहाँ तो कहा गया है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में है, तो ये कथन तो असत्य हुआ। भाग एल, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो बच्चों पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या को हम 1 से घटाते हैं, ये तो घटा 1 होता है, लेकिन घटा 1 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो कथन पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये कथन सत्य है। तो प्रश्न के अंतिम भाग में पूछा गया है, भाग एम में 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो परवर्ती का मतलब ठीक आगे की संख्या। परवर्ती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या में हम 1 जोड़ते हैं, तो 2 अंकों की संख्या यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं 99। अब 99 का परवर्ती निकालने के लिए 99 को 1 से जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाता है 100। अब यहाँ पर 99 में 2 अंक थे और 100 में 3 अंक हैं, तो 99 के परवर्ती में 3 अंक हैं, तो कथन 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, ये कथन असत्य है क्योंकि सदैव ऐसा नहीं होता। दूसरा अगर हम उदाहरण लें, जैसे 51 का परवर्ती 1 जोड़ेंगे 51 में तो 52 मिल जाता है, ये 2 अंकों का आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण ऐसा है 99, इसका परवर्ती 100 होता है, इसमें 3 अंक होते हैं, तो ये कथन सदैव सत्य नहीं है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। बच्चों ये तो कथन असत्य होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।